हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी। ये जो एंट्रोपी है चैप्टर डिफरेंट है। जो भी फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाता है जूल फ्री एक्सपेंशन पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या है? ये भी एक तरीके से वेरिएबल ही है। इट इज ए फिजिकल वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी हम पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी, जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं फिजिकल वेरिएबल्स, उन टर्म्स में से ही रिलेटेड है आपका टर्म दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं ऐसे। और एंट्रोपी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी which remains constant during reversible adiabatic expansion। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो भी एंट्रोपी है। ये एंट्रोपी की जो भी डेफिनेशन है, सबसे पहले ये सेकंड डेफिनेशन है। फर्स्ट थिंग, जो भी इससे पहली डेफिनेशन है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जिस तरीके से अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक क्वांटिटी है जो सेम रहती है थ्रू आउट द सिस्टम, जब हम उसको स्टडी करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। तो उसी तरीके से जब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, जो भी एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये भी क्या है, आपका एक फिजिकल वेरिएबल है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर। अब ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? जो भी एंट्रोपी है वो किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर से। या फिर आपको फर्स्ट डेफिनेशन देनी है, ये सेकंड है, इसको हम एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो एंट्रोपी इट इज डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। सिंपली इतना भी, या फिर हम सिंपली इतना बोलें कि डिसऑर्डर वर्ड रिलेटेड टू एंट्रोपी। जो भी एंट्रोपी है वो हमें सिस्टम की क्या बताती है? डिसऑर्डर बताती है। कि सपोज कि एक कंटेनर ले रहे हैं हम, उसके कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर क्या करी, गैस को फिल किया। अब वो गैस क्या करेगी, मतलब जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अलग अलग जगह पे होते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, वो ऑर्डर्ड नहीं है, वो डिसऑर्डरनेस है उसकी। तो डिसऑर्डरनेस ही हमें क्या बताती है कि जो भी सिस्टम है आपका उसकी एंट्रोपी कितनी है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी कि एंट्रोपी का मतलब एक तरीके से डिसऑर्डरनेस ही होता है। ये हमारी एंट्रोपी है। अब टाइम के साथ, या फिर अगर हम यूनिवर्स की बात करें, तो जो भी एंट्रोपी है आपकी वो क्या करती जाती है, फर्दर इंक्रीज करती जाती है। लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि जो प्रोसेस है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो बाद की बात है। फर्स्ट हम सिर्फ डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ये होगी हमारी कि डिसऑर्डरनेस को बताती है। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो भी एंट्रोपी है आपकी उसका हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो कि जो भी फॉर्मूला है वो क्या होगा? अब एंट्रोपी वर्ल्ड रिलेटेड टू डिसऑर्डरनेस है। अब हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम था, जैसे ही जो भी वो सिस्टम था उस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड की, देन क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ओरिएंटेशन या फिर उसका कंप्लीट सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब हीट देने से क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो वो किससे रिलेटेड है? एंट्रोपी से। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है आपका एंट्रोपी का वो किसके बराबर होता है? Q डिवाइडेड बाय T। और सिंपली इतना ही नहीं बोल सकते हम कि अगर हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी अगर हम हीट देंगे सिस्टम को, हीट जो भी Q है वो किसके प्रोपोर्शनल है? S के प्रोपोर्शनल है। ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पर जो लिखा है
वो ये बोल भी सकते हैं कि वो करेक्ट है और ये बोल भी सकते हैं कि इनकरेक्ट है। कैसे, वो हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। हीट दी है आपने सिस्टम को, लेकिन उसका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर कितना था। जो दोनों की रेशो है वो हमें एंट्रोपी देती है, ना कि सिर्फ इतना कि अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम सिस्टम को दे रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी को क्या कर रहा है वो, मतलब जो भी एंट्रोपी है उसकी क्या है। तो एंट्रोपी का ये फॉर्मूला अभी हम करेक्ट करना चाहते हैं। वो किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं जब भी हमारे माइंड में आएगा एंट्रोपी, तो उसका सीधा सा मतलब ये है दैट इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर्ड। अब जिस तरीके से हम जीरो पॉइंट एनर्जी की बात करते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर जीरो भी कर देते हैं तब भी, अगर आप एक मॉलिक्यूल को मान रहे हैं तब भी क्या होता है, वो जो एनर्जी है वो जीरो नहीं आती है। जैसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, सपोज कि एक ग्राउंड स्टेट होती है, अगर आप जीरो केल्विन टेम्परेचर पे भी बात करते हैं या फिर लो टेम्परेचर पे बात करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब टेम्परेचर हमने इतना लो कर दिया, उसके बावजूद भी जो मॉलिक्यूल है आपका या फिर जो भी एटम है जिसको भी हम, या फिर जिस भी सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे और ग्राउंड स्टेट में है, उसके बाद भी उसकी एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती, वो कुछ ना कुछ होती है, कुछ माइनर सी वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है जब वो उसकी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में है तब भी। तो इसका मतलब है ये जीरो पॉइंट एनर्जी है, जब वो जीरो टेम्परेचर जब जीरो है तब भी उसकी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आप एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, सपोज इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं हम, जब आपने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं की है तब भी इसकी क्या होती है, एक एंट्रोपी की बिल्कुल माइनर सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम सिंपली इतना नहीं लिख सकते, तो हम किसकी टर्म में बात करते हैं, अगर हम सिंगल वैल्यू नहीं लिख सकते, सिंपली अगर हम एस नहीं लिख सकते तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इसकी माइनर जो भी एंट्रोपी है वो है, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की देन इसकी एंट्रोपी क्या करेगी, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम चेंज की टर्म में बात करते हैं कि फर्स्ट पहले कितनी थी बाद में कितनी है, वो चेंज को देखते हैं हम जब भी हम एंट्रोपी की बात करते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फॉर्मूला को अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट कैसे होगा, हम ऑलवेज बात करते हैं किसकी, चेंज इन एंट्रोपी की। जो भी ये डेल है वो हमें क्या शो करता है, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, वो किसके बराबर होती है, अब वो अगर आप बात कर रहे हैं एंट्रोपी में चेंज की तो जो क्यू अमाउंट है वो भी आपका क्या होगा, चेंज, लेकिन जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज ये कंप्लीट सिस्टम किसके अंदर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फिक्स होता है आपका। तो ये आपका फॉर्मूला था चेंज इन एंट्रोपी का। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जिसमें हम क्या बात करेंगे, एडियाबेटिक कर्व्स की बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आती है। इसके बाद जब भी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जब भी एडियाबेटिक कर्व की बात करते हैं, मतलब जब एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडियाबेटिक कर्व, एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक कर्व। ये जो टॉपिक है, मतलब जो भी हम करेंगे, जो भी डायग्राम है आपका, मतलब जो एडियाबेटिक है, कंप्रेशन है, ये डायग्राम से रिलेटेड हमने हीट इंजन में पढ़ा था, तो अभी हम वही ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक कर्व। ये टॉपिक हम क्यों स्टडी कर रहे हैं वो भी हमें पता चलेगा। स्टार्टिंग में
ये जो है ये मैंने A1 और A2 मान लिए, ये एडियाबेटिक कर्व है। I1, I2, I3 का मतलब है कि फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट लाइन की, सेकंड लाइन की, फोर्थ लाइन की, थर्ड और फोर्थ लाइन की। यहाँ पर टेम्परेचर सपोज T1 है, T2, T3 और T4। ओके, यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि एडियाबेटिक कर्व मतलब जब भी हम एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाते हैं तो एडियाबेटिक में हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, तो हम उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसे कांस्टेंट रहती है यहाँ पर। इसके बाद जब भी हम फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं और जो भी एंट्रोपी है, इससे फर्स्ट टॉपिक में उसकी यूनिट रहेगी, एंट्रोपी को कैसे मेजर करते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। तो जो Q है उसको आप कैलोरी में भी मापते हैं। जब आप कैलोरी में उसको मेजर करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू को आप डिग्री सेल्सियस के अंदर लेंगे, और अगर आप जो भी Q है उसकी वैल्यू को अगर जूल में मेजर कर रहे हैं देन टेम्परेचर की वैल्यू को केल्विन में मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, केल्विन पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर डिग्री केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ओके, अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है हमारा कि सपोज हम फर्स्ट वन से मतलब I1 से अगर I2 पे आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी एंट्रोपी है उसका मतलब क्या है, Q डिवाइडेड बाय T नॉर्मली। अब यहाँ पर हम उस चेंजेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि आइडियल केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम फर्स्ट से सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे कैसे आते हैं, सपोज Q1 अमाउंट हमने सोर्स से ली है, देन वर्किंग सब्सटेंस पे जो भी वर्क डन हुआ, देन जो Q2 अमाउंट बचेगी वो सिंक के पास जाएगी। अब इसी तरीके से जो भी Q डिवाइडेड बाय T1 है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर Q1 डिवाइडेड बाय T1, वो आपका किसके बराबर आता है, Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय T2। अब ये हमने कैसे लिख दिया, सिंपली ये बोल के कि फर्स्ट कर्व से सेकंड कर्व पे जा रहे हैं हम। अब हमने ये कहाँ से लिखा, नॉर्मली हमें पता है एंट्रोपी की टर्म में कि ये जो फॉर्मूला है ये एंट्रोपी है, तो मतलब दोनों सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, सेम है। ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है, ये फॉर्मूला बिकॉज ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हीट इंजन जैसा कर्व है, और वैसे भी इन एक्चुअली भी ये वही है हीट इंजन में जो हमने डायग्राम बनाया था जिसमें हमने एडियाबेटिक को, कंप्रेशन को डिफाइन किया था। अब इसके अंदर हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की वो किसके बराबर होती है, T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर हम हीट की टर्म में बात कर रहे हैं तो जो भी एफिशिएंसी हो किसके बराबर होती है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अगर हम दोनों को इक्वल पुट कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 है यहाँ पर, सॉरी, इक्वल्स टू 1। ओके, यहां से 1 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, सिंपल इतना। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, Q1 ऊपर आ जाएगा Q1 और T2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमने यहाँ पर लिखा है वो सेम है, मतलब हमने इस डायग्राम से, पेपर में हम ये सब कुछ करके नहीं दिखाएंगे, हम स्टार्टिंग यहीं से ही करेंगे, लेकिन ये हमने कैसे लिखा है वो हमने यहाँ से लिखा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने एफिशिएंसी से लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद क्या है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस की बात थी, ये फर्स्ट हो गया आपका, मतलब इन एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये जो टर्म है हमें पता चल गई कहाँ से आई है, लेकिन ये भी हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये भी हम जानते हैं। तो एक बार के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम सेकंड एडियाबेटिक कर्व से थर्ड एडियाबेटिक कर्व पे आते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि जो Q2 उसने रिजेक्ट की थी वो Q2 इसका सोर्स है, देन तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q2 डिवाइडेड बाय
T2 इक्वल्स टू Q3 डिवाइडेड बाई T3, इक्वेशन सेकेंड। इसी तरीके से जब हम दूसरे कर्व पे जाएंगे, ये हमने कर्व कैसे बनाया है, जस्ट उसको कट किया है, जो भी हमने स्टार्टिंग में दो कर्व माने थे सिंपली। थर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, Q3 T3 इक्वल्स टू Q4 और T4। ये हम कितने भी बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व पे अगर जा रहे हैं तो हमें सिंपल ये देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हमें सिंपल इतना नहीं बोलना है कि जब हम एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व पे जाते हैं तो जो भी Q1 अमाउंट है, वो जो हीट है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ से तो देख के हमें यही पता चल रहा है कि जब भी हम Q1 अमाउंट की बात करेंगे तो Q1 अमाउंट जब सेकंड में जाएगी डिक्रीज इंक्रीज, मतलब चेंजेस हैं उसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ हम टेम्परेचर की वैल्यू को भूल जाते हैं। दोनों की रेशो, सिर्फ हम एक क्वांटिटी को लेकर बात नहीं कर सकते कि सिर्फ Q, अगर Q इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी तभी कांस्टेंट रहेगी एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व में जब जा रहे हैं, जब दोनों की रेशो, अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी Q1 T1 Q2 T2 इक्वल्स टू Q3 T3, ये सारी वैल्यू तो क्या है, सेम है। तो जब भी हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पर Q4 है डिवाइडेड बाय Q, जब तक T4 नहीं करेंगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए जब भी हम किसकी बात करते हैं, एडियाबैटिक कर्व की बात करते हैं। तो ये रेशो सेम होनी चाहिए, ना कि हम सिंपली ये बोल दें कि सिर्फ Q1 Q2 और Q3 चेंज हो रहे हैं तो एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट रहेगी। अब ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, एंट्रोपी के बराबर। तो सिंपली हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब भी हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। एंट्रोपी इन द सेंस कि दोनों की रेशो मतलब Q1 डिवाइडेड बाय T। ओके, दोनों की रेशो मतलब एंट्रोपी सेम रहती है जब हम एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व में जाते हैं। ओके, थैंक यू।